दोस्तों, किसी भी कार, बाइक या मोटर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते टाइम जो पहला डॉक्यूमेंट हमें इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है वो है एक मोटर इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म। अगर हम ये क्लेम फॉर्म फिल करना सीख लेते हैं तो ऐसे 3 बेनिफिट हमें इससे होते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि अगर हम इसे भरना सीख लेंगे तो इसमें जो भी जानकारी दर्ज होगी वो हम गलत नहीं करेंगे और उसकी वजह से हमारे क्लेम अप्रूव होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर हमारे बिहाफ पे इसे कोई और भी फिल करता है, चाहे वो वर्कशॉप का रिप्रेजेंटेटिव हो या इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय हो, तो हम उस जानकारी को चेक और वेरीफाई कर पाएंगे क्योंकि हम उस फॉर्म को समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना होता है। और तीसरा और आखिरी बेनिफिट ये है कि अगर आपको ये फॉर्म फिल करना आता है तो आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक मोटर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म कैसे फिल करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे फिल करें ये फॉर्म। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो आपको अभी दिख रहा है ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म है। ये क्लेम फॉर्म हमें सर्वेयर को सबमिट करना होता है जब हमारी गाड़ी गैरेज में रिपेयर के लिए जाती है और सर्वेयर उसका सर्वे करने के लिए आते हैं। तो इस क्लेम फॉर्म के अंदर वो सारी जानकारियां हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए होती हैं किसी भी क्लेम को प्रोसेस करने के लिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ये क्लेम फॉर्म फिल करने से पहले, यानी कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उससे 24 से 48 घंटे के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम के बारे में जरूर इंटीमेट कर देना है। टोल फ्री नंबर आपको अभी ऊपर दिख रहा है, इसमें 1800-2666। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर एक्सीडेंट होने के बाद। आप बताएंगे कंपनी को कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और क्या क्या नुकसान हुआ है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपको एक क्लेम नंबर देंगे, वो क्लेम नंबर भी आपको इस फॉर्म में फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लेम फॉर्म को भरना। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंश्योरर इसमें मांगा गया है, अबाउट द इंश्योर्ड इसमें मांगा गया है, पहले आपको पॉलिसी नंबर लिखना है जो ऊपर आपको दिख रहा है, पॉलिसी या कवर नोट नंबर। ये जो आपके पास इश्यूड पॉलिसी है उसके अंदर से आप देख के फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्लेम नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लेम इंटीमेशन के बाद आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा, वो आपको इसके अंदर फिल कर देना है। उसके बाद नेम और कोरस्पोंडेंस एड्रेस, ये होगा इंश्योर्ड का, जिनके नाम से पॉलिसी इशूड है उनका नाम इन बॉक्सेस में फिल करना है। और उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर कंपनी चाहे कि आपको वो कोई लेटर भेजे या कोई कम्युनिकेशन भेजना चाहती है तो उसके लिए एड्रेस भी यहां आपको मेंशन करना है इन बॉक्सेस में। आपकी डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी इसमें मेंशन करना ना भूलें। उसके बाद बात आती है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, मोबाइल नंबर अपना यहां पे आपको डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी, अगर ईमेल के जरिए कंपनी कुछ इंफॉर्मेशन आपके तक शेयर करना चाहती है तो उसके लिए अपनी ईमेल आईडी यहां पे मेंशन करें। नेक्स्ट है पैन नंबर इंश्योर्ड का और आधार कार्ड नंबर, ये इन दोनों बॉक्सेस में आपको अच्छे से फिल कर देना है। आप जब ये जरूर ध्यान रखें कोई डिजिट मिसमैच ना हो, एग्जैक्ट एक बार टैली जरूर कर लें। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो इसमें आती है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम कितनी है, फैमिली मेंबर्स कितने कितने, वन बाय वन हम इसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल पूछते हैं ये एवरेज ईयरली इनकम क्या है, सालाना आय आपकी कितनी है, वो आपको इन चारों 5 ऑप्शंस में से टिक कर देना है जो भी आपकी इनकम है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, यानी आपका रोजगार क्या है, आप काम क्या करते हैं, वो सेकंड ऑप्शन में से ये आपके 5 ऑप्शन आपको यहां दिख रहे हैं। अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स पे टिक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आप पर्टिकुलरली क्या काम करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें वो है नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, परिवार में कितने सदस्य हैं, ये ऑप्शन आपको टिक करना है। और नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ देम आर अबव 18, 18 साल से ऊपर कितने हैं, वयस्क जो मेंबर हैं, एडल्ट कितने हैं आपकी फैमिली में, आप वो भी नंबर इसमें टिक करेंगे। हाउ मेनी ऑफ देम ड्राइव द व्हीकल, अब इस गाड़ी को उनमें से कितने लोग ड्राइव करते हैं जो आपने ऊपर लिस्ट किए हैं, तो वो भी यहां पे आपको मेंशन करना है। हाउ मेनी व्हीकल्स डू यू हैव, आपके पास टोटल कितने व्हीकल्स हैं, 1, 2 या 2 से ज्यादा, आप इसमें से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज किलोमीटर्स रन इन ईयर, यानी एक साल में आपकी गाड़ी कितनी चलती है अंदाजन, ये आइडिया से आप लिख सकते हैं, टेंटेटिव आपको अमाउंट यहाँ पे किलोमीटर्स लिखने हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप टिक कर देंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव क्लेम्ड इन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में आपने कितने इंश्योरेंस क्लेम किए हैं, तो वो भी आपको यहां पे आंसर में लिख देना है। यूसेज, गाड़ी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पर्सनल यूसेज है तो वो आपको टिक करना है, नहीं तो बिजनेस विद इन सिटी, शहर के अंदर अंदर का आपका बिजनेस है तो उसके लिए टिक करना, और बिजनेस आउटसाइड सिटी, शहर के बाहर का भी काम आपको पड़ता रहता है तो वो आपको टिक करना है।
एंटी थेफ्ट डिवाइस इन द व्हीकल, गाड़ी के अंदर कोई ऐसा डिवाइस लगा है जिससे गाड़ी की चोरी होने से के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जैसे कि इंजन इमोबिलाइजर, गियर लॉक या ट्रैकिंग डिवाइस। इन तीनों में से कुछ है तो टिक करेंगे, नहीं है तो आप नन पे टिक कर देंगे। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स आता है वो है इंश्योर्ड व्हीकल, यानी जिस गाड़ी की ये पॉलिसी है उसकी डिटेल आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करनी है। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आप अपने हाथ में आरसी रखिएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इसमें फिल करेंगे वो सब कुछ आरसी में दी हुई है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद आता है मेक। मेक का मतलब है किस कंपनी ने गाड़ी बनाई है, जैसे कि मारुति, होंडा, महिंद्रा, तो वो आपको मैन्युफैक्चरर यहां पे लिखना है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों मॉडल की। मॉडल का मतलब है वेरिएंट, आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है, यानी स्विफ्ट LXI है, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस है, होंडा एक्टिवा है या मारुति सुजुकी वैगनार है। जो भी आपका मॉडल है यानी जो वेरिएंट है वो आपको यहां पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कब हुई थी ये आपको आरसी में दिखेगा, वो डेट आपको लिखनी है। माइलेज यानी टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी अब तक चली है अपने गाड़ी के ओडोमीटर से आप चेक करके यहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चेसिस नंबर और इंजन नंबर, ये दोनों भी कंप्लीट आपको, इनमें भी आप डिजिट कोई मिसमैच ना हो ये आप जरूर ख्याल रखिए और आरसी से एज इट इज आपको इनके अंदर फिल कर देनी है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्लास ऑफ व्हीकल, आपका जो व्हीकल है वो एक प्राइवेट व्हीकल है, कमर्शियल है या टू व्हीलर है। आप जानते हैं आपका व्हीकल किस कैटेगरी का है, वो आपको इसमें टिक कर देना है। आखिरी इसमें सवाल आता है हाइपोथिकेशन या हायर परचेज एग्रीमेंट। ये दोस्तों अगर आपने किसी बैंक से फाइनेंस करवा के गाड़ी ली है या किसी फाइनेंसर से या किसी भी NBFC से गाड़ी फाइनेंस करवाई है, वो आपकी आरसी पे नाम होगा, वो आपको यहाँ पे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम फिल कर देना है। अब ये डिटेल्स भरने के बाद जो अगली जानकारी है वो ड्राइवर के बारे में, कौन ड्राइवर, जो एक्सीडेंट के टाइम पे गाड़ी चला रहे थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं। सबसे पहले ड्राइवर का नाम, जो भी उनकी आईडी में है, ड्राइविंग लाइसेंस में है, वो आपको फिल करना है। उसके बाद डालना है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जो उनका एड्रेस है ड्राइविंग लाइसेंस में, उनके आइडेंटिटी प्रूफ में, वो इसके अंदर फिल कर देना है। अब देखिए ड्राइवर कौन है, ओनर है, पेड ड्राइवर है या कोई रिलेटिव या फ्रेंड ड्राइव कर रहा था, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर वो पेड ड्राइवर है यानी सैलरी पे आपने किसी ड्राइवर को रखा है तो वो कितने साल से आपके पास एम्प्लॉयड है, वो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे आपको लिख देने हैं। अब अगला सवाल ये पूछते हैं वॉज ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ड्रग्स, अगर वो किसी नशे के प्रभाव में गाड़ी चला रहे थे, अगर हाँ तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो आप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद ये पूछते हैं इनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप इसके अंदर लिखेंगे DL के अंदर से देख के। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यानी ड्राइविंग लाइसेंस को इशू किसने किया है वो भी आप उनके DL से चेक करके इसमें लिख सकते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी, ये आपके लाइसेंस में एक चीज लिखी रहती है वैलिड अप टू, जो वैलिड अप टू वाली डेट है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्राइविंग लाइसेंस टाइप, जो लाइसेंस है वो कौन से व्हीकल को ड्राइव करने को अलाउ करता है इन ड्राइवर को। पहला बॉक्स है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का है, दूसरा लाइट कमर्शियल व्हीकल का, लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल का या स्कूटर विदाउट गियर, जो भी ऑप्शन है वो इसमें टिक कर देंगे। डिटेल्स ऑफ एंडोर्समेंट और सस्पेंशन इफ एनी, अगर लाइसेंस कभी सस्पेंड किया गया है या उसमें कुछ मेजर एंडोर्समेंट या चेंजेस हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और वॉज द लाइसेंस टेम्परेरी, आखिरी सवाल ये पूछते हैं क्या लाइसेंस टेम्परेरी तो नहीं है, यानी लर्निंग लाइसेंस है जो कुछ दिन में एक्सपायर हो जाता है या रिन्यू करवाना पड़ता है, या इस तरह से कुछ टेम्परेरी लाइसेंस का तो इसमें इशू नहीं है, परमानेंट लाइसेंस है तो फिर आप इसमें नो कर देंगे। अब नेक्स्ट बॉक्स जो आता है वो डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में है, यानी जब ये इवेंट हुआ, मिसहैपनिंग हुई, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे पूछी गई है। सबसे पहले है डेट, यानी किस तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ। डेट दोस्तों बिल्कुल आपको एग्जैक्ट उसी दिन की लिखनी है जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, कोई आगे पीछे की डेट आप ना लिखें कि किसी दिन संडे था तो मंडे की लिख देते हैं, ऐसा ना करें। नेक्स्ट है टाइम, टाइम इसमें लिखना है, ये भी आपको जिस टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम का ही समय आप लिखें। कई बार ऐसा होता है कि सुबह एक्सीडेंट हुआ था शाम का बता देते हैं, तो उसमें भी अगर इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट कर लेती है और वो मिसमैच पाया जाता है तो डिटेल्स या फैक्ट्स के मिस रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे वो आपका क्लेम कैंसिल कर सकते हैं। और अगला पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें ज्यादातर क्लेम रिजेक्शन पाए जाते हैं, वो है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट। कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि हम इस जगह की बजाय वो जगह लिखवा देते हैं कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, क्लेम तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज डाउटफुल इंश्योरेंस कंपनी को लगती है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं मिलता है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीजों में कोई भी आप झूठा फैक्ट इसमें ना लिखें, जो एग्जैक्ट हुआ है जिस टाइम पे, जिस डेट पे, जिस लोकेशन पे, वही डिटेल्स यहां पे आपको फिल करनी चाहिए।
तो दोस्तों अब ये पूछते हैं गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट ये हुआ कैसे। आपको इसमें ब्रीफ में यानी शॉर्ट में मेंशन करना है कि आप कहां से गाड़ी ड्राइव करते हुए आ रहे थे और आपके सामने क्या आया या कैसे एक्सीडेंट हुआ है, उस पूरी घटना को संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में यहां पे आपको लिख देना है। उसमें क्या क्या नुकसान हुआ वो भी अगर आप लिख पाएं और आप एग्जैक्ट रीजन अपने नुकसान का यहां पे लिख पाएं तो वो आपको यहां पे शॉर्ट में मेंशन करना होगा। वॉज एनी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के लिए क्या कोई और भी जिम्मेवार था आपकी गाड़ी के अलावा। अगर हाँ तो यस लिखिए, नहीं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। और अगर हाँ इसमें और कोई रिस्पॉन्सिबल था तो FIR की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होंगी, क्योंकि अगर कोई किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उसमें FIR तो दर्ज करवाते ही हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद डिटेल्स ऑफ गैरेज आती हैं। ये वो गैरेज है जहां पे एक्सीडेंट के बाद अब हमारी गाड़ी रिपेयर होगी, तो उस गैरेज का नाम हमें लिखना है टॉप पे। उसके बाद गैरेज का एड्रेस, इस गैरेज की लोकेशन क्या है ताकि सर्वेयर वहां पे पहुंच सके। गैरेज का फोन नंबर, जो भी एडवाइजर या सर्विस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपकी गाड़ी को देख रहे हैं, आपके केस को देख रहे हैं, उनका आपको यहाँ पे फोन नंबर देना है और उनका नाम भी इसमें मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी इंजरी या थर्ड पार्टी व्हीकल डैमेज। अगर किसी और इंसान को या किसी और व्हीकल को आपकी गाड़ी से चोट लगी है तो वो भी आपको क्लेम फॉर्म में डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि कल को वो थर्ड पार्टी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकती है। तो अगर आपने ये चीज बताई होगी तो ही इंश्योरेंस कंपनी इसे एंटरटेन करेगी। सबसे पहले उनका नाम, जिनको नुकसान या जिनकी गाड़ी को नुकसान हुआ है उनका नाम, उसके बाद उनका एड्रेस आपको यहां पे मेंशन करना है और फुल डिटेल्स ऑफ पर्सन या व्हीकल डैमेज। और यहां पे डैमेज जो हुआ है ना, या किसी इंसान को चोट लगी है या व्हीकल को डैमेज हुआ है, उनका यहां पे पूरा डिटेल आपको मेंशन कर देना है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों विटनेस डिटेल्स फॉर थेफ्ट एंड थर्ड पार्टी इंजरी डैमेज, यानी अगर चोरी का मामला है, गाड़ी चोरी हुई है या थर्ड पार्टी किसी और को चोट लगी है, इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, तो उसके लिए आपको विटनेस भी चाहिएगा। अगर वहां पे कोई विटनेस मौजूद था तो उसके लिए आपको विटनेस का नाम देना होगा, उनका एड्रेस फिल करना होगा नीचे वाले कॉलम्स में, फिर उनका मोबाइल नंबर। और उसके बाद ये पूछते हैं कि वॉज एक्सीडेंट रिपोर्टेड टू पुलिस, क्या पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया। अगर यस और आप टिक करें अगर बताया है तो, अगर नो अगर आपने नहीं बताया है तो। अगर नहीं बताया है तो उसके लिए आपको रीजन देना होगा कि आपने क्यों नहीं बताया। और अगर आपने बताया है तो उसके बाद पूछते हैं विच पुलिस स्टेशन, यानी कहां पे आपने अपनी FIR या एप्लीकेशन दी है इस डैमेज के बारे में। दूसरा है FIR नंबर, यानी जो FIR दर्ज हुई है उसका नंबर आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। नेक्स्ट नेम ऑफ अटेंडिंग इंस्पेक्टर, यानी इसके चोरी के बारे में या इस नुकसान के बारे में जिस पुलिस स्टेशन में आपने अपनी FIR दर्ज करवाई है तो उसके अटेंडिंग इंस्पेक्टर कौन है, उनका नाम आपको यहां पे फिल करना है। नेक्स्ट इसमें डिटेल मांगता है दोस्तों पार्शियल या टोटल थेफ्ट की। पार्शियल का मतलब यह है कि अगर कुछ पार्ट गाड़ी का चोरी हो गया, किसी ने टायर चोरी कर लिए हैं या कोई गाड़ी का पार्ट चोरी हुआ, गाड़ी वहीं पे है, या फिर टोटल थेफ्ट या पूरी गाड़ी ही चोरी हो गई है, तो उस केस में पहला जो कॉलम है ये है डेट का। यहाँ इसके अंदर आपको इस वारदात की जो तारीख है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी, टाइम लिखना होगा, प्लेस ऑफ थेफ्ट, गाड़ी कहां पे खड़ी थी जिस टाइम पे ये चोरी हुई, और उसके बाद सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू थेफ्ट, यानी जिस टाइम पे गाड़ी चोरी हुई या सामान चोरी हुआ गाड़ी से उस टाइम पे क्या हालात थे, यानी आपने गाड़ी कहां खड़ी की थी और कैसे आपको पता चला, कैसे आपको महसूस हुआ कि उस टाइम पे कुछ चोरी हुई है और क्या क्या आपने वहां पे देखा, वो सब आपको संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में यहां पे लिख देना है। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर पार्शियल थेफ्ट क्लेम, अगर कोई सामान चोरी हुआ है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसका खर्चा कितना है उस पार्ट को रिप्लेस करने का, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। बाय होम डिस्कवर्ड एंड रिपोर्टेड, यानी कि आपको इस चोरी या इस नुकसान के बारे में किसने सूचना दी, ये थेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो यहां पे लिख देना है। हैज थेफ्ट बीन रिपोर्टेड टू पुलिस, क्या पुलिस को बताया गया है इसके बारे में, अगर बताया गया है तो व्हेन, कब बताया गया है, और विच पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी आपने दी है, और एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम, यानी क्लेम से संबंधित और कोई जानकारी भी आप बताना चाहते हैं तो वो इस कॉलम में आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी अलग अलग क्लेम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो सब यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला कॉलम है फॉर एक्सीडेंट क्लेम्स, अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको सारे चाहिएंगे। फॉर थेफ्ट क्लेम्स, ये बीच वाला रो जो आपको दिख रही है ये सारे थेफ्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो थेफ्ट क्लेम में आपको चाहिए।
और लास्ट में है फॉर थर्ड पार्टी क्लेम्स, यानी किसी और पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है डैमेज का, किसी गाड़ी को, किसी इंसान को चोट लगी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सर्वेयर को सबमिट करने होंगे। अब ये इतनी सारी डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आपको प्लेस, यानी जो भी आपकी सिटी है, और उसके बाद डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ फिल कर देना है। और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको साइन कर देने हैं, जो भी इंश्योर्ड हैं उनके साइन यहाँ पे होंगे। अब दोस्तों नीचे कॉलम आता है डायरेक्ट फंड ट्रांसफर या EFT मैंडेट का, यानी अगर आप चाहते हैं कि जो भी अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा आ जाए, तो ये मैंडेट फॉर्म आपको भरना होगा। अब इसमें सबसे पहले है पेई का नाम। ये सारी डिटेल जो है ना वो आपको अपने चेकबुक या फिर पासबुक के फर्स्ट पेज पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला है पेई का नाम, उसके बाद पेई का अकाउंट नंबर, यानी जो भी इंश्योर्ड है उनका अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग्स, करंट या अदर्स है तो वो आपको बताना होगा। नेम ऑफ बैंक, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, किस कहाँ पे है ये ब्रांच, वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। IFSC कोड और MICR कोड, ये भी दोनों आपको चेकबुक और पासबुक पे मिल जाएंगे, वहां से देख के आप इसे फिल करें। अब देखिए बैंकिंग डिटेल्स है, इसमें कोई भी आप डिजिट मिसमैच यानी गलत इसमें एंट्री ना करें। लास्ट में आता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर ऑफ पेई, ये भी आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये फिल करने के साथ साथ नीचे लिखा है ओरिजिनल ब्लैंक चेक, कैंसिल्ड चेक, यानी कैंसिल करके उसको क्रॉस करके, और एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको इस क्लेम फॉर्म के साथ जरूर देनी है। तो लास्ट में जो बॉक्स आता है इसके अंदर आपको साइन कर देना है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं। और ये क्लेम फॉर्म आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी ये 3 लिस्ट मैंने आपको बताई थी अभी, एक्सीडेंट के लिए, थेफ्ट के लिए और थर्ड पार्टी के लिए, जो भी आपकी क्लेम की कैटेगरी है उन बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये क्लेम फॉर्म, एक कैंसिल्ड चेक और एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं ये सब सर्वेयर को सबमिट आपको कर देने हैं। अब दोस्तों आपने पूरे फॉर्म को 1 बाय 1 सारी डिटेल्स को भरना सीख लिया है। किस डिटेल में किस ऑप्शन को टिक करना है और वो क्यों पूछा गया है ये भी अब आप समझ गए हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो वो अभी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी के साथ जो आएगी आपके काफी काम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।